जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे इज मंडे एंड 31st ऑफ जुलाई। लेट्स गेट स्टार्ट द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस विच आई कंपाइल फॉर यू, विच इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं रखने वाला हूँ। तो आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन दूंगा, पीआईबी दूंगा, एडिटोरियल के साथ साथ आपको मैप की बैकग्राउंड सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे कवर करा दी जाएगी। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करा दी जाएंगी, बैकग्राउंड डिटेलिंग्स, और जो चीज़ें हाईलाइटेड न्यूज़ में है उसकी भी डिटेलिंग आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। आप देख सकते हैं कितने प्रकार की डिटेलिंग्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ें, जो भी एक प्रकार का आपके भारत का मैं एक रिवर यहाँ पे डिटेल कवर करता हूँ, वो भी चीज़ें यहाँ पे दे दी जाएगी। साथ ही साथ ग्लोसरी भी यहाँ पे कवर कर दी जाती है। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए शुरू करते हैं हर बार की तरह यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो 2020 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये पेयर्स है, इसको सही करना है। यहाँ पे ये पूछ रहा है तो करेक्टली पूछ रहा है। तो औरंग जो है इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, बेनियन जो है इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और मिरासीदार डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। कौन सा सही है आपको कमेंट सेक्शंस में जाकर के लिखना है। अगर आपको आंसर आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा है इसकी डिटेलिंग मैं आपको नेक्स्ट डे दे दूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस यहाँ पे दे रहा हूँ मैं वो क्या है? तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन इम्पैक्ट पूछ रहा है ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑन इंडिया। तो जो औद्योगिक क्रांति थी उसका क्या प्रभाव भारत पे पड़ा, यही यहाँ पे पूछ रहा है। फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी क्या कहते हैं? 1850 के आसपास की बातें बोली जा रही हैं। कौन सा सही है इसमें? इंडियन हैंडीक्राफ्ट वेयर रिन्यूड, मशीन्स वेयर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस है, ये याद रखिएगा। कई सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। रेलवे लाइन्स वेयर लेड इन द मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। और चौथे में जो दे रहा है हैवी ड्यूटी वेयर इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। कौन सा सही है आपको कमेंट सेक्शंस में देना है। ये आंसर आपको देना है, इंपॉर्टेंट है। जो एक आंसर तो आप टैकल जरूर करिएगा। इससे क्या होगा? आपको एनालाइजिंग पावर बढ़ेगा, आपका माइंड का प्रोसेसिंग बढ़ेगा। यानी जब तक प्रोसेसिंग नहीं बढ़ेगा तो आप एग्जामिनेशन हॉल में टैकल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बोला जाता है क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आया है, जो कि आज का एक विचित्र घटना कहा जाता है। तो यहाँ पे 15 ईयर ओल्ड स्केलेटन यहाँ पे वेल की प्राप्त हुई है। कहाँ से? तो केरला राज्य है आपके भारत में, एक राज्य पड़ता है केरला। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इस जोन की बात करी जा रही है, और इस जोन में प्राइवेट फार्म में यहाँ पे सबसे बड़ी जो वेल मानी जाती है उसका स्केलेटन मिला है, उसका कंकाल प्राप्त हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको सीज कर दिया है और यहाँ पे शोध करने के लिए इसकी सैंपल्स ले ली गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें, ये स्केलेटल इतना विशाल है ना कि इसको एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करना काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हो गया है, इसलिए इसको वहीं पर शिफ्ट किया गया है और अंडर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चीजें वहीं पर चल रही हैं। और दूसरी चीजें, जब इसको कहाँ से लाया गया इसका भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। इसको कहा जाता है कि 27,000 के आसपास रुपीस में ये 2007 में ही इसको खरीदा गया था एक मछुआरे से, ऐसा बात बताया गया है। इसके डीएनए की टेस्टिंग होनी बाकी है, होगी डीएनए की टेस्टिंग, पुनः रिपोर्ट आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। ये देखिए, व्हेल की जब हम बात करते हैं ना, तो ये मरीन एनिमल ऐसा एनिमल है जो यहाँ पे मरीन सिस्टम को बैलेंस करने में भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ें है यहाँ पे। और ये केरला के प्राइवेट फार्म में कैसे पहुंचा, क्या क्या इसमें लोचा है, सारी की सारी डिटेलिंग जब इन्वेस्टिगेशंस होगी तो आपको दे दी जाएगी।
चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या पीआईबी न्यूज़ है आज का, वो सारी डिटेलिंग यहाँ पे देखेंगे। तो मेगा प्लांटेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। किस चीज़ का चलाया जा रहा है ये प्लांटेशन ड्राइव? तो पाम ऑयल के लिए, पाम पेड़ जो होता है उसको ग्रो करने के लिए। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, कि सबसे ज़्यादा पाम ऑयल प्रोडक्शंस कौन सी कंट्री करती है? मेरा क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जाकर के देखिएगा। तो ये 25 जुलाई 2023 को ये ड्राइव शुरू करी गई है और ये जो भारत में पाम ऑयल की प्लांटेशंस हुई है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटका, गोवा, इन राज्यों में ये चीज़ें हुई हैं और ये पार्टिसिपेट करने वाली स्टेट हैं। दूसरा जो पीआईबी का न्यूज़ निकल के आ रहा है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी और स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप राजीव चंद्रशेखर जी, तो ये मिनिस्ट्री संभाले हुए हैं, स्टेट की मिनिस्ट्री, याद रखिएगा। तो ये क्या किए हैं? एड्रेस किए हैं सेकेंड डे ऑफ 3 डेज सेमी कॉन इंडिया। ये कहाँ पे हुआ है? मैं आपको कई बार बताया हूँ, ये हुआ है आपके गुजरात में, याद रखिएगा। गुजरात एक स्टेट आता है निकलकर, कहाँ से? आपके किस राज्य से? आपके भारत के सटे, भारत में ही है क्या क्या बोल देता हूँ मैं कभी कभी। तो यहाँ पे गुजरात से निकल के आता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। सेमीकॉन इंडिया कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ है? गुजरात में हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या मुद्दा मेन है? तो सेमीकंडक्टर को किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में लेकर के आया जाए, भारत के लोग इसको मैन्युफैक्चर करें, जो कि वर्ल्ड लेवल पे इसका उपयोग हो रहा है। अगर बात करी जाए छोटी से छोटी चीज़ों में भी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता हुआ नज़र आता है। पहले सेमीकंडक्टर जो चीज़ें होती थीं वो बहुत बहुत विशाल होती थीं। जब एक कंप्यूटर होता था एक बड़े से कमरे के आकार का, आज जो है एक हाथ में आ गया है, एक पाम में आ गया है कंप्यूटर। तो याद रखिएगा, इसके चिप भी, सेमीकंडक्टर जो चिप होते हैं वो भी बहुत नैनो माइक्रो बनते हुए जा रहे हैं। तो उसी के आधार पे भारत अभी डेवलपिंग स्टेज में है। यहाँ पे इसको बनाने के लिए अगर देखा जाए किस प्रकार से सेमीकंडक्टर का हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग डेवलपिंग स्टेज में हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10,000 चिल्ड्रेन रिलीफ कैंप में है। आपको याद होगा मणिपुर में एथनिक वायलेंस चल रही है। एथनिक वायलेंस के कारण यहाँ पे जो कुकी और मितई 2 ट्राइब हैं, यहाँ पे दोनों ट्राइब में एथनिक वायलेंस चल रहा है। आप सभी लोगों को पता ही होगा, पिछले कई बार से मैं इसकी सारी डिटेलिंग आपको दे रहा हूँ। तो ये जो 10,000 चिल्ड्रेन हैं, इनके फ्यूचर को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्योंकि ये जो बच्चे यहाँ पे रिलीफ कैंप में आए हुए हैं, इनकी एजुकेशंस क्या है, एजुकेशंस क्या मिल रही हैं उनको न्यूट्रिशन सही से मिल रही है कि नहीं, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही है कि नहीं, उनकी सैनिटेशंस का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, सारी की सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पे इस सेशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेस रिलीफ कैंप भी लगाई गई है, क्योंकि लोगों का स्ट्रेस बढ़ भी रहा है। तो ये सारी इश्यू हैं निकल के आ रही हैं, जो 10,000 चिल्ड्रन हैं उसको लेकर के यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके से यहाँ पे कुकी प्लस मितई को, इस प्रकार की वायलेंस को रोकना चाहिए और एक मध्यस्थता दोनों के बीच में होनी चाहिए, और एक क्या निकाल के लानी चाहिए कि किस प्रकार से हम चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं, ना कि आपस में ही वायलेंस स्प्रेड आउट करें। पावरफुल ब्लास्ट यहाँ पे हुआ है, कहाँ पे? तो सुसाइडर बम्बर, यहाँ पे 44 लोगों की डेथ हो गई है और कई सारे लोगों की डेथ हो गई है, 40 के आसपास इंजर्ड भी यहाँ पे हुए हैं बहुत सारे लोग। यहाँ पे चीज़ें कहाँ पर? तो पाकिस्तान में राज्य है एक खैबर पख्तूनख्वा। इस प्रोविंस को आप जाकर के देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंस है। ये बॉर्डर टच करता है आपका कहाँ से? तो ये अफगानिस्तान से बॉर्डर टच करता है। मलाला यूसुफजई भी इसी प्रोविंस के आसपास से निकल के आती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की तरफ। तो रैप ऑन द नकल्स, इसका क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे इसकी सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। हम आपको बता दें इस एडिटोरियल में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो जो अगर बात करी जाए माइनॉरिटी ग्रुप की, अगर बात करी जाए मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की, तो यहाँ पे मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की राइट्स की बारे में बात करी जाए, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में अगर बात करी जाए, इन सब पहलुओं पे यहाँ पे क्वेश्चंस उठता हुआ नजर आएगा।
वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, उन्हीं को लेकर के यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे ये चीजें जो मैटर निकल के आ रही हैं, क्या तो कंसिस्टेंट फेलियर है, किस चीज को लेकर के फेल होती हुई नजर आ रही है। तो जो वायलेंस इरप्ट आउट हो रहे हैं, मॉब वायलेंस, यानी मॉब और लिंचिंग क्या होता है पहले तो वो समझेंगे। लिंचिंग और मॉब यहाँ पे क्या होता है कि मतलब भीड़ आती है और आपको मारने पीटने लगती है, जिसके कारण आपका डेथ भी हो जाता है। तो मॉब मतलब बहुत सारी क्राउड, भीड़, और लिंचिंग का मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं उस भीड़ से, मोबोक्रेसी से कहीं ना कहीं आपका डेथ हो रहा है। इसकी वजह से इसको लिंचिंग भी बोलते हैं और मॉब जो भीड़ होती है उसको हम बोलते हैं। यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, तो जो मुस्लिम ग्रुप हैं और मार्जिनल सेक्शंस हैं, मार्जिनल सेक्शंस का मतलब क्या होता है, जो निचले तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है। वहां पे क्या हो रहा है, तो जो काऊ को लेकर के इतना विजिलेंट हो रहा है, गाय को लेकर के इतना धर्म से जोड़ करके लोग देख रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लिंचिंग हो रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारे वायलेंसेस इरप्ट आउट हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे फेल होती हुई नजर आ रही है, सही प्रकार से एक्शंस नहीं ले रही है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन, ये जो चीजें हैं, ये जो फेडरेशन है, ग्रुप है, ये क्या हाईलाइट किया है, तो ये भी सेम चीज फेलियर ही कह रहा है। और कोर्ट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से भी पूछती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा इस पे रेस्पॉन्ड करें, ऐसी चीजें यहाँ पे पूछती हुई नजर आ रही है। क्यों यहाँ पे इस प्रकार की वायलेंसेस माइनॉरिटी को लेके, मार्जिनल सेक्शंस को लेके हो रही है। 2018 में ही कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन दिया था, तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा था कि सैक्रोसैंक्ट ड्यूटी, यानी ऐसी कोई चीजें आप करिए जिससे इन सब लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्शंस मिल सके, माइनॉरिटी ग्रुप को, मुस्लिम ग्रुप को बोली जाए या फिर मार्जिनल सेक्शंस की बातें बोली जाए, वो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आते हैं, उनके प्रोटेक्शंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम यहाँ पे लेने चाहिए, क्योंकि वो भी देश के सिटीजन्स हैं। तो क्या यहाँ पे चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए किस प्रकार के एक्शंस लिए जा रहे हैं, यही यहाँ पे क्वेश्चंस मार्क उठाता हुआ नजर आ रहा है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। दूसरी चीजें क्या बोली जा रही हैं, आप डेजिग्नेट करिए नोडल एजेंसी या फिर पुलिस ऑफिसर्स, किसी भी प्रकार से इस सब चीज को कम करिए, रोकिए, क्योंकि सारे लोगों के राइट्स की बात होती है, सिटीजन्स की बात आ जाती है। ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। गाइडलाइंस तैयार करिए किस प्रकार से आप इसको रोक सकते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे हम लोग क्या इस प्रकार की चीजें जो चल रही हैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। मॉब वायलेंस और लिंचिंग, यहाँ पे कई प्रकार के अगर बातें बोली जाए, वर्ष दर वर्ष यानी ईयर प्रति ईयर यहाँ पे चीजें चलती हुई नजर आ रही हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पे, वही सारी चीजें यहाँ पे बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस उठाता हुआ नजर आ रहा है। जो लिंचिंग हो रही है, मॉब वायलेंस हो रही है, काऊ विजिलेंटिज्म, यानी जो हिंदू समाज है वो अपने काऊ को लेकर के काऊ को पूछता है, यानी उनमें अपने 33 देवी देवताओं को वास माना जाता है, तो इस प्रकार से वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो आपका रिलीजियस फैक्टर है वो आपका पर्सनल है, वो तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, जो लिंचिंग और मॉब वायलेंसेज हो रहे हैं इसकी वजह से ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत बताया जा रहा है। खास करके माइनॉरिटी ग्रुप को लेकर के और कैटल मीट को लेकर के ये जो चीजें चल रही हैं, ये इशू निकल के आ रही हैं। जो बीजेपी की गवर्नमेंट है अभी रिसेंटली, यहाँ पे देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एडिटर ही बोल रहे हैं, तो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है इस सब चीज में अगर बात करी जाए तो ये कहीं ना कहीं अपने पावर का सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, और ये स्टेटों में इस प्रकार की चीजें खुलेआम चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे ऐसी चीजें बोली जा रही हैं, इसको कम करने की जरूरत है यहाँ पे, और एक प्रकार से अटेंटिव रोल भी प्ले करने की जरूरत है। जो भी सोसाइटी है उसमें किस प्रकार से इनको लेकर के चला जाए, क्योंकि अपने ही सिटीजन्स को हम बाइकॉट नहीं कर सकते, क्योंकि माइनॉरिटी या मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी भी हमारे ही सिटीजन हैं। तो इनकी इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम, इनको भी बाइकॉट किया जा रहा है। खास करके माइनॉरिटी कम्युनिटी की अगर बात करें तो ये जो रूट है स्टेट में, इस प्रकार की चीजें जो चल रही हैं, पॉलिटिकल पैट्रोनेज, यानी जो पार्टियां हैं उनको यहाँ पे क्या मिल रहा है,
जो ये चीज़ें कर रहा है उनको पैट्रोनेज मिल रहा है, यानी कहीं ना कहीं हेल्प प्रोवाइड करता हुआ मिल रहा है, इकोनॉमिक सोशल इन प्रकार के हेल्प्स मिलते हुए नजर आ रहा है, उसी को पॉलिटिकल पैट्रोनेज बोल रहा है यहाँ पे। तो ये क्या चीज़ें चल रही हैं, तो हमें किस प्रकार से चीज़ें चलानी है, क्या गाइडलाइन लाइन लेकर चलना है। 2018 में जो जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पे उसको फॉलो बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। तो क्या आवश्यकता है, यहाँ पे सिविल सोसाइटी को भी एक्शंस लेने की जरूरत है, इस प्रकार की चीज़ें ना हो, अटेंटिव होने की जरूरत है, इस प्रकार से समाज को एक होने की जरूरत है। यहीं पे तमिलनाडु का उदाहरण दिया गया है कि इतिहास में देखा जाए तो इस प्रकार का जो सेकुलर कैरेक्टर है आपके कहाँ पे, तो तमिलनाडु में इस प्रकार की चीज़ें बहुत ही रेयर इंसिडेंट यहाँ पे निकल के आती हैं। दूसरी तरफ क्या चीज़ें बोली जा रही हैं, जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं इसको रोकने के लिए जब आपको सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या बोला है, जब अपना जजमेंट दे दिया है तो उसको आप फॉलो क्यों नहीं करते, ये क्वेश्चंस पूछता हुआ नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट। कौन से, तो स्टेट से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछता हुआ नजर आ रहा है। ये थी सारी डिटेलिंग मॉब लिंचिंग को लेके, वायलेंस को लेके, क्या इशू है, क्या केस है, सारी डिटेलिंग आपको दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पे न्यू टॉपिक, क्या नए आर्टिकल, क्या एडिटोरियल आए हुए हैं। बात करी जा रही है महाराष्ट्र के शुगर फैक्ट्री की सच्चाई की। अच्छा, आपको बता दें महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो आपका अरेबियन ओशियन से बाउंड्री शेयर करता है। उसके बावजूद भी आपको एक चीज और बता दें, मुंबई इतनी डेवलप है, फिर भी इसके बावजूद भी जो मुंबई के रिसाइडिंग स्टेट हैं, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट बोलूँगा मैं, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट जो हैं उसके अगल बगल औरंगाबाद, पुणे, इन सब साइड में आप जाएंगे तो वहाँ पे उतने सारे बहुत सारे डेवलपमेंट्स नहीं है। अभी भी आपको बता दें केवल मुंबई या कोर एरिया के सटे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ देंगे आप, तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। वहाँ पे अभी भी लोग ट्राइबल वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, अभी भी अपनी स्कार्सिटी में जीवन को यापन कर रहे हैं, बहुत सारे इशू अभी भी वहाँ पे हैं। तो उसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए। खास करके बेसिक अम्यूनिटीज़ भी कई कई जगहों पे, कई कई डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं पहुँची हैं। वाटर की इतनी स्कार्सिटी है कि पूछिए ही मत, फूड की इतनी स्कार्सिटी हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट की इतनी स्कार्सिटी हो जाती है, कई कई जगहों पे हेल्थ सिस्टम भी नहीं पहुँचे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाली सिस्टम, कई सारे इश्यूज निकल के आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी गवर्नमेंट को यहाँ पर देखना चाहिए। अब अगर बात करी जाए मराठा की जो सिस्टम है, जो महाराष्ट्र की सिस्टम है, उनको हम देखेंगे तो महाराष्ट्र और मराठावाड़ा इन्हीं रीजन पे आज फोकस होने वाला है। तो हाई कोर्ट बॉम्बे का यहाँ पे रिसेंटली जो एक्शंस ले रहा है, सो मोटू किसे कहते हैं, तो क्वेश्चंस आया हुआ है, याद रखिएगा। जब कोई कार्य अपने आप यहाँ पे कोर्ट करता है तो उसे सो मोटू एक्शंस बोलते हैं, सो मोटू कॉग्निजेंस। तो इसको सो मोटू एक्शंस लेना पड़ा है। और यहाँ पे इंटर स्टेट वर्कफोर्स की बात करी जा रही है यहाँ पे, यानी एक राज्य, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में क्या अंतर होता है। तो मान लीजिए ये छत्तीसगढ़ है और ये महाराष्ट्र है, तो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो इंटर स्टेट हो गया। अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही राज्य में जा रहे हैं तो इंट्रा स्टेट बोला जाता है। ये क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, आशा करते हैं। तो ये जो माइग्रेशंस हो रही है ये सीजनली होती है माइग्रेशंस, और ये ड्रॉट अफेक्टेड एरिया से निकल के आते हैं। कौन से एरिया, तो याद रखिएगा मराठावाड़ा का रीजन है जो ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है। तो मराठावाड़ा का रीजन हम सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम अपने चीज़ों को यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो रीजन है ना, यही रीजन निकल के आ रहा है। ये रीजन आपका क्या है, मराठावाड़ा वाला रीजन है। कई प्रकार की स्कार्सिटी और प्रॉब्लम को ये फेस कर रहा है ये रीजन, और इसी रीजन को यहाँ पे बात मैं बोल रहा हूँ, पूरा डिटेलिंग इसी रीजन की अभी आपको मिलेगी। क्या बातें बोली जा रही हैं, तो ये जो टॉप शुगर प्रोड्यूसर इंडिया में आता है महाराष्ट्र। अभी करेंटली कौन सबसे टॉप प्रोड्यूसर्स में भारत में स्टेट के रूप में जाना जाता है, क्या शुगर के प्रोडक्शंस में टॉप प्रोड्यूसर कौन है भारत में। तो यहाँ पे आपका मेरे से क्वेश्चन ये रहा। महाराष्ट्र शुगर कमिश्नर यहाँ पे 2023 में जो रिपोर्ट लिए हैं वो क्या बोले हैं, 1.48 मिलियन हेक्टेयर प्रोडक्शंस बहुत अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, प्रोडक्शंस अच्छे ही चलने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ फैक्ट्री का क्या हम लोग हाल कर रहे हैं, उसके वर्कर का क्या हम लोग
टेकिंग केयर कर रहे हैं, क्या इश्यूज हैं वर्कर के साथ, वो भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाई कोर्ट यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से यही बातें पूछता हुआ नजर आ रहा है कि आप जो इश्यू है उसको क्यों यहाँ पे चेकआउट नहीं करते, उसको एड्रेस करिए। अगर बैकग्राउंड में जाकर के डिटेलिंग देखा जाए तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, बहुत ही सीरियस इश्यू निकल के आ रहा है। इसको स्टेट को अगर हम देखें, स्टेट की पॉलिसीज को देखें, किस स्टेट की, तो महाराष्ट्र स्टेट की। तो यहाँ पे क्या इश्यू निकल के आ रहा है, तो जो लेबर लॉज है ना, यहाँ पे जो मजदूरों के लिए कानून बने हैं उस कानून को भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो माइग्रेंट वर्कर हैं उसको लेकर के बहुत ही सारी इश्यूज निकल के आ रही है। वो सारी डिटेलिंग देखा जाएगा कि क्या इश्यू निकल के आ रहा है। इस प्रकार की सिचुएशन से अगर डील करने की बात करी जाए तो जो लंबी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है यहाँ पे, जैसे कि अगर बात करी जाए रबी क्रॉप की, तो रबी क्रॉप की सोइंग के बाद से यहाँ पे बहुत सारे मिलियन ऑफ द स्मॉल मार्जिनल जो पीजेंट्स हैं, जो किसान्स हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, तो वो निकल के आते हैं आपके कहाँ से, तो ये बीड, जलना, उस्मानाबाद, लातूर और नांदेड़, परभनी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से आते हैं, जो कि मराठावाड़ा का रीजन आता है। ये इसी रीजन की बात बोली जाती है। तो ये बीड देखिए, लातूर देखिए, नांदोड़ देखिए, ये सब उस्मानाबाद, यही डिस्ट्रिक्ट की बात बोली जा रही है, जो कि मराठावाड़ा वाला रीजन है। याद रखिएगा, ये मराठा वाला रीजन है। अब यहाँ पे जो सिस्टम है ना, वो बहुत ही दयनीय बनी हुई है। यहाँ से निकल के जाते हैं कहाँ पे, शुगर बेल्ट डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए शुगर बेल्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है, सांगली, कोल्हापुर। ये देखिए सांगली, कोल्हापुर, पुणे, सटारा, सोलापुर और अहमदनगर। क्या करने के लिए, काम की खोज में ये लोग निकल के आते हैं। तो काम की खोज में जो शुगर फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे जाते हैं, उनको रोजगार मिलता है। और इस हार्श सिचुएशंस में उनको क्या होता है, उनको कम से कम एक इनकम का आशा लगा रहता है कि कम से कम हमें कुछ रोजगार मिल जाएगा, और वहाँ रोजगार के लिए आते हैं। ये जो रीजन है प्रोलॉन्ग यानी लंबे समय से ड्रॉट की सिचुएशंस को फेस कर रहा है। क्रॉप फेलियर है, कई प्रकार की डेप्ट क्राइसिस, एक्यूट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की सिस्टम से गुजर रहा है। तो मराठावाड़ा का जो रूरल गांव वाला इलाका है, लेबर यहाँ पे अल्टीमेटली इन प्रकार के प्रॉब्लम्स को फेस करता हुआ सीजनली, यानी हर सीजन में ये चीजें चलती हैं। एवरी सीजन में इस प्रकार की इश्यू चलती हैं कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके जाएं, और शुगर वाली फैक्ट्री में यहाँ पे इश्यू निकल के आ रही है। तो इन रीजन में जो है फैक्ट्री है, याद रखिएगा, इस रीजन से इस रीजन में फैक्ट्री आती है। तो यहाँ पे प्रोडक्शंस होती है, यहाँ पे फैक्ट्री है। तो माइग्रेंट लेबर जो हैं इधर इस वाले जोन में आते हैं, सांगली, कोल्हापुर, सतारा, इन जोन में आते हैं। अब आपको बता दें यहाँ पे एक मुकद्दम सिस्टम लागू किया गया है। क्या, तो यहाँ पे शुगर जो फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे मुकद्दम सिस्टम है। ये मुकद्दम सिस्टम क्या है तो उसको देख लिया जाए। तो ये एक प्रकार का सप्लाई करता है कि किस प्रकार से जो लेबर आते हैं वो इसी सिस्टम के अंतर्गत आएंगे, और ये टेम्परोरी चीजें हैं, टेम्परेरी यानी लॉ के सिस्टम में नहीं आती हैं। तो ये मुकद्दम एक प्रकार से सिस्टम है, प्रणाली है, जिसमें यही जो है सस्ते और रिलायबल और इफिशिएंट वर्कफोर्स को प्रोवाइड करता है। अब देखिए, अब जो वर्कर आते हैं ना वो सीधे इस सिस्टम के अंतर्गत फैक्ट्री में कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जबकि भारत में लेबर लॉज है। लेबर लॉज क्या है, तो लेबर लॉज ये है, आप 100 अगर फैक्ट्री में वर्कर रखते हैं तो आपको गवर्नमेंट को सूचना देनी पड़ेगी, उनकी जो है फॉर्मलाइजेशंस करनी पड़ेगी, उनकी पेमेंट आपको बतानी पड़ेगी। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल का लोचा निकल के आ जा रहा है। यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, जो इको पॉलिटिकल रीजन है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड इशू निकल के आ रही है कि मुकद्दम जो सिस्टम है यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स बहुत सारे जो ऐसे हैं वो इन्हीं पे डिपेंड होते हैं। किस चीज के लिए, रोजगार के लिए, याद रखिएगा, क्योंकि निकल के वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, चले जाते हैं। याद रखिएगा, मैं इस तरीके से बात करूं तो यहाँ पे एक डिवीजन से निकल के दूसरे डिवीजन में चले जाते हैं। देख सकते हैं ये एक डिवीजन है और ये एक डिवीजन है, ये सारे डिवीजन ही है जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है।
अब जो बात करी जा रही है तो इनके थ्रू इनका रिक्रूटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट होता है। अब ये क्या करते हैं, तो यही कंट्रोल करते हैं जो भी माइग्रेंट वर्कर हैं। अगर कोई भी लॉ वायलेट होता है तो भी इन्हीं के अंतर्गत चीजें होती हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है ना इसकी फैक्ट्री और वर्कर की, ये कहीं मैच नहीं करती, ये कहीं से निकल के नहीं आती, क्योंकि मुकद्दम का यहाँ पे रोल निकल के आ जाता है। तो यहीं से शुरू होती है क्या, एक्सप्लॉइटेशन। याद रखिएगा, यहीं से शुरू हो जाती है इनकी एक्सप्लॉइटेशन। अब बात करी जा रही है एमटीएस रोल क्या है। तो एमटीएस एक प्रकार सा माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का निर्माण वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने करा था। ये एमटीएस रोल याद रखिएगा, ताकि कितने लोग माइग्रेट करके एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में जा रहे हैं, इसकी सारी डाटा किसके पास हो, मंत्रालय के पास हो, राज्य के मंत्रालय के पास हो। जबकि बात करी जा रही है एमटीएस की, तो ये फेल हो चुकी हैं चीजें, ये सही प्रकार से कार्य बिल्कुल भी नहीं कर पा रही है। यहाँ पे अगर बात करी जाए सीजनली की माइग्रेट कर रही हैं बहुत सारी फैमिलीज, और जो एम्प्लॉयमेंट की स्टेटस है, वेज स्ट्रक्चर है, इंटाइटलमेंट कवरेज है, ये सारी चीजें भी क्रिएट करनी चाहिए। लेकिन ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं कर रहा है, इन सब चीजों को इंक्लूड करके नहीं चल रहा है। क्या समस्या है, प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है, इन लेबरों के साथ क्या प्रॉब्लम निकल के आ रही है, वो हम देखेंगे। तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे वुमेन को होगा, क्योंकि ये जो बात करी जा रही है वुमेन को, तो यहाँ पे ये लैक्टेटिक वुमेन जो दूध पिलाती हुई बच्ची हैं, जो महिलाएं हैं, जो यहाँ पे अपने बच्चों के साथ आकर के कार्य कर रही हैं, उन पे यहाँ पे एडवर्स इम्पैक्ट निकल के आ रहा है। तो जो मस्कुलोस्केलेटन डिसऑर्डर है, यानी मसल्स उनकी कहीं ना कहीं डिस्प्लेस होती हुई नजर आ रही है, और जो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस नजर आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे गिनकोलॉजिकल इश्यू निकल के आ रही है। यानी क्या होता है ये गिनकोलॉजिकल इश्यू, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी इश्यू जो हो जाते हैं, उस प्रकार की इश्यू निकल के आ रही है। यूनेस्को भी इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे फोकस किया था कि जो फोर्स मैरिज है, अर्ली मैरिज है, यहाँ पे माइग्रेंट लोगों को जो कॉज कर रहा है, क्या इस प्रकार की प्रॉब्लम एडोलेसेंट गर्ल में कॉज कर रहा है। यानी अर्ली मैरिज अगर हो जाएगी तो भी इस प्रकार की प्रॉब्लम होती हुई नजर आएगी। तो 15 से 17 साल की जो अर्ली प्रेगनेंसीज हो जा रही हैं, उसमें ये इश्यू निकल के आ रहा है। दूसरी चीजें क्या बोली जा रही हैं, यहाँ पे बर्थ अटेंडेंट, फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यहाँ पे फर्स्ट 6 मंथ, इन सब चीज़ों पे कौन फोकस करेगा, जो कि इश्यू निकल के आ रही हैं सारी की सारी। ये सारी चीज़ें हैं, यूनेस्को यहाँ पे ये सब बातें बोला हुआ है। दूसरी चीज़ें क्या बोली जा रही हैं, जो वायलेंस है, जो सेक्सुअल हरासमेंट है, यहाँ पे मुकदम से रिलेट करके अगर देखा जाए तो ये भी केसेस, इस प्रकार की सेक्सुअल हरासमेंट वाली केसेस यहीं पे निकल के आ रही हैं। और ये केस कौन रिजॉल्व करेगा, इस प्रकार की चीजें, तो बहुत सारा एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है, बहुत सारी इश्यू चल रही है वुमेन को लेकर के, और ये लॉन्ग टर्म में इंटरवेंशंस करने की जरूरत है, पॉलिसी को बनाने की जरूरत है। क्या किया जा सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे बात करी जा रही है, तो कोलाबोरेट यानी मिल के कार्य करने की जरूरत है कि किस प्रकार से हम अपने माइग्रेंट लेबर को सही एक डायरेक्शंस दे सकते हैं और सही यहाँ पे कार्य कर सकते हैं। तो जो पॉलिसी है अच्छे से बनाने की जरूरत है। टाइम बाउंड यानी एक निश्चित समय में यहाँ पे कार्य को करने के लिए टाइम बाउंड फ्रेमवर्क होना चाहिए, रूल्स एक समय में बनाना चाहिए कि इतने समय में हमें ये अचीव कर लेना है। दूसरी चीजें क्या बातें बोली जानी है, तो एक पॉलिटिकल विल होना चाहिए, राजनेता का जो राजनीति है उसका एक इच्छा होता है, पॉलिटिकल विल कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस पे फोकस करना है, किस एरिया में इन्वेस्ट करना है, किस एरिया को डेवलप करना है, किस एरिया को डेवलप नहीं करना है। सारी चीजें ये पॉलिटिकल विल पे डिपेंड करती हैं। दूसरी चीजें क्या बातें बोली जा रही हैं, तो यहाँ पे लीगल इन्वायरमेंट सिस्टम भी लाने की जरूरत है, ताकि इनके राइट्स का, इनके माइग्रेंट के राइट्स का खास करके हम ध्यान दे सके। स्कूलिंग सिस्टम की बात करी जा रही है कि इनके जो बच्चे आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, साथ में भी लेकर के आना पड़ता है इनको, क्योंकि उनका भी ध्यान यही लोग रखते हैं। तो उनकी स्कूलिंग का क्या, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाता हुआ नजर आ रहा है।
तो उनकी स्कूलिंग हो पा रही है कि नहीं। हेल्थ सिस्टम की बात करी जा रही है, मदर, चाइल्ड, वुमेन, इस प्रकार की चीज़ें भी निकल के आ रही हैं। इनकी हेल्थ सिस्टम क्या है, अगर वो अपने बच्चे को लेकर के आ रहे हैं तो इम्यूनाइजेशंस जो प्रोग्राम चलाया गया है वो क्या पहुंच रही हैं, क्या पहुंच पा रही हैं। एक फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड होना चाहिए उनके काम करने के लिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे हैवी जो वेट हैं वो ट्रक पे ला करके महिलाएं लाद रही हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं फिर भी वो हैवी वेट उठाकर ट्रक पे लाद रही हैं। तो इस प्रकार की इश्यू निकल के नहीं आनी चाहिए। फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए। सुविधाओं की बात करी जा रही है तो स्टेट माइग्रेंट वर्कर यहाँ पे जो लैक्टेटिंग मदर हैं उनको स्पेशली यहाँ पे कम से कम सुविधा मिलना चाहिए। सेफ्टी सिक्योरिटी वर्कर की ध्यान देना चाहिए कि हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, फिजिकली वायलेंस, इस प्रकार की चीज़ें ना हो। डेप्ट क्राइसिस में ये जो हैं पीजेंट, ये जो माइग्रेंट हैं ये चलते हुए जा रहे हैं, यानी जो यहाँ पे उधारी लेकर के कई अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो इसमें भी ये क्राइसिस में डूबते हुए चले जा रहे हैं। इसका क्या मैकेनिज्म है, इसके लिए क्या गवर्नमेंट रिजॉल्व कर सकती है, ये भी इशू निकल के आ रहा है। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, जो भी चीज़ें यहाँ पे बताया गया। ये देख सकते हैं मराठावाड़ा का रीजन है, ये विदर्भा का रीजन है, ये आपका मध्य महाराष्ट्र आ जाता है। ये सारी डिटेलिंग थी, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पे नया एडिटोरियल निकल के आया है, डिजिटल डिवाइड। ये क्या है डिजिटल डिवाइड, तो इसकी सारी डिटेलिंग आपको दे दी जाएगी। क्या है डिजिटल डिवाइड और क्या क्या इसके इम्पैक्ट हो रहे हैं। डिजिटल डिवाइड का पहले मतलब हम लोग समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डिजिटल डिवाइड का अगर मीनिंग आपको नहीं पता होगा तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए एक ये एरिया है और एक ये एरिया है, ये दोनों एरिया एक ही स्टेट में है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत सारे फोन, कंप्यूटर, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिकली वाईफाई, इंटरनेट, सारी सुविधाएं यहाँ पे प्रोवाइड है। लेकिन यही जो एरिया है यहाँ पे, इन एरिया में क्या है, इन एरिया में नहीं है ये सिस्टम। तो मान के चलते हैं ये रूरल एरिया है और ये अर्बन एरिया है। तो ये रूरल एरिया में ना इंटरनेट पहुंचा, ना ही लोगों को एजुकेटेड भी हैं, ना ही लिटरेट हैं, ना ही ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है, ना ही कंप्यूटर भी कहीं कहीं है। तो ये यहाँ पे सुविधाएं प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पा रही हैं, इसलिए इस रूरल एरिया में ये चीज़ें नहीं है। इसी को डिजिटल डिवाइड बोला गया है। तो यानी एक प्रकार से डिजिटली सारी चीज़ें मौजूद हैं और दूसरी जगह डिजिटल सिस्टम प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि क्या इश्यूज निकल के आ रहा है। तो बात करी जा रही है डिजिटल पेमेंट सिस्टम की। तो भारत में जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है यहाँ पे वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली यहाँ पे बढ़ रहा है, ये हम सभी लोग जान रहे हैं। जैसे कि यूपीआई की बात करी जाए तो इससे जो ट्रांजेक्शन्स है हम सभी लोग करते हैं। अच्छा, कौन कौन जो है मोबाइल से पेमेंट्स ज़्यादा करता है, कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखिए। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, कार्ड का इस्तेमाल करते थे, प्लास्टिक कार्ड का, जिसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हम लोग बोलते हैं। इसे प्लास्टिक कार्ड मनी भी बोला जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, एनपीएस आता है, और दूसरी बात क्या, आईएमपीएस आता है। ये सब चीज़ें भी निकल के आती हैं जो कि यहाँ पे हम लोग पेमेंट करते हैं। आज अगर बात करी जाए तो हर किराना स्टोर पे यहाँ पे क्यूआर कोड का स्कैनर मिलता हुआ नजर आता है और यूपीआई जो है इसमें रिवोल्यूशनाइज कदम लेकर के आया है। भारत की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बहुत तीव्र गति से बढ़ती हुई नजर आई है। वहीं पे अगर दूसरे कंट्री से हम तुलना करते हैं इस फिनेंशियल इंक्लूजन की, इस फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, तो हमें क्या बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले आंकड़े मिलते हैं। 2016 में यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया जाता है, यहीं पे 2016 में डिमोनेटाइजेशंस भी किया जाता है। याद रहे आपको, नोटबंदी भी 2016 में हुई और यूपीआई भी हुई। इसी के आधार पर जब नोटबंदी भी हो गई, यूपीआई भी हो गई, तो लोगों के हाथ में फ़ोन तो था ही भारत में, तो यहाँ पे फ़ोन से लोग मजबूर हो गए, क्योंकि कैश तो इतना जल्दी मिला नहीं मार्केट में, धीरे धीरे कर करके आपको मिला। वो भी गवर्नमेंट ने 2000 रुपये निकालने पे लिमिट लगा दिया था, एक व्यक्ति 2000 रुपये एक दिन में निकाल सकता है। तो यहाँ पे लोगों के पास कैश नहीं थे लेकिन अकाउंट थे, तो यहाँ पे क्या किया, जल्दी जल्दी यूपीआई मोबाइल से पेमेंट करना शुरू किए। ये चीज़ें बढ़ी। दूसरा जो हेल्प किया आपका कोविड-19 लॉकडाउन में हेल्प किया कि लोग
पैसे को छूने से भी डर रहे थे, कितने सारे लोग तो पैसे पे सैनिटाइजर छिड़क कर ले रहे थे। ये सारी इश्यू निकल के आ गई। तो यहाँ पे हम लोगों को किस फोर्स क्या किया, तो हमें ऑप्ट करने के लिए ये फोर्स किया, हमें कहीं ना कहीं डिजिटल हो जाना चाहिए और लोग इसके तरफ सीधे सीधे आगे बढ़ते हुए नजर आए। यूपीआई पेमेंट की बात करी जाए तो एवरेज मंथली यहाँ पे 6% यहाँ पे बढ़ रहा है, जो कि मंथली एवरेज यहाँ पे 6% है। उसी तरफ NEFT, IMPS, डेबिट कार्ड, ये सब 3-3%, 1.5% पे आकर के रुक गई हैं। अब बात करी जा रही है डिटेलिंग की, जो आपको यहाँ पर मैं दूंगा कि किस प्रकार से कौन कौन से देश में किस प्रकार से ट्रांजेक्शन्स चल रहे हैं। तो सबसे पहले इंडिया का ही देखेंगे। इंडिया में देखिए 2014 में ये किस प्रकार से यहाँ पे चीजें चल रही हैं। तो जो डिजिटल पेमेंट्स हुआ है, ये 15 साल प्लस के बच्चे यहाँ पे हैं। 2014 में ये हाल थी और 2014 में ये रेड वाला जो लाइन है वो किसको दर्शाता है, तो रेड वाली लाइन यहाँ पे फीमेल को दर्शाता है। फीमेल वाली जो रेड वाली लाइन है फीमेल दर्शाता है और जो ग्रीन वाली ये ब्लू वाली लाइन है मेल को दर्शाता है, याद रखिएगा। अब देखा जाए तो यहाँ पे 2014 में ये परसेंटेज में है, यहाँ पे बिलो 40 यानी 35%, 30% के आसपास देख सकते हैं। यहाँ पे 2021 की बात करें तो यहाँ पे 40% क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ यहीं पे बांग्लादेश की बात करी जाए तो ये देखिए बांग्लादेश 2014 में कितना कम था, है कि नहीं, लेकिन 2017 में कैसे बूम किया और भारत को भी यहाँ पे पछाड़ के रख दिया। 21 की बात तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ये कहीं ना कहीं टक्कर दे रहा है ब्राजील को। अब देखिए ब्राजील में अगर देखा जाए तो 2014 में भी ये ऊपर था सबसे और 2021 में ये 80% के आसपास टच कर रहा है। चाइना की अगर बात करी जाए तो 2021 में ये 80% क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। केन्या की बात करी जाए यहाँ पे 2021 में तो ये भी लगभग 80% के आसपास टच करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए केन्या जैसी कंट्री, यहाँ पे क्वेश्चंस यही है, यहाँ पे केन्या जैसी कंट्री यहाँ पे डिजिटल पेमेंट यहाँ पे किस प्रकार से उसका हाई है और हमारा जो है कितना लो है। वियतनाम का यहाँ पे देखिए हमारे कंट्री की तरह है। तो ये चीजें हैं, आखिर क्यों है, तो जो डेबिट कार्ड है ये देखिए 2023 में किस प्रकार से गिरा और 21 में किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा था। क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे गिर के थोड़ा सा उठा है। PPI की बात करें, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये भी चीजें गिरी रही हैं। UPI जो है यहाँ पे देखिए कैसे ग्राफ उठता हुआ नजर आ रहा है। NEFT, IMPS, ये दोनों को पेमेंट मेथड हैं, ये दोनों ये सब भी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब जो है डिटेलिंग कि क्या कारण है कि ये डिजिटल डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए रूरल अर्बन यानी जो शहरी एरिया है और जो अर्बन एरिया है और जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें गैप है, डिजिटल पेमेंट की गैप है। तो यहाँ पे क्या गैप है, डिजिटल पेमेंट की गैप यहाँ पे है। जबकि बात करी जाए यहाँ पे बांग्लादेश और केन्या की तो यहाँ पे इस प्रकार की डिजिटल गैप नहीं है, यानी गांव के लोग भी बांग्लादेश में और केन्या में वो डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं। तो ये भारत में चीजें क्यों नहीं है। 30% ऑफ द इंडियन पीपल अगर बात करी जाए रूरल की तो यहाँ पे डिजिटल पेमेंट 2021 में बहुत ही रेयर मिलता है। तो यहाँ पे अर्बन एरिया जो बात करी जाए 40% के आसपास चला जाता है। यहाँ पे दूसरी आंकड़े को देखा जाए तो ये जो पॉपुलेशंस को हम बाईपास कर रहे हैं, जो अपने रूरल पॉपुलेशंस हैं उसको हम बाईपास करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि यहाँ पे रूरल अर्बन डिवाइड चीजें नहीं है। कहाँ पे, बांग्लादेश में, जो कि 45% के आसपास रूरल अर्बन चीजें यहाँ पे चल रही हैं, ये डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं। बांग्लादेश, केन्या जो है 74% रूरल पॉपुलेशन यहाँ पे कैरीड आउट डिजिटल ट्रांजेक्शंस। तो ये चीजें चल रही हैं, ये लोग डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं और हम जो हैं अपने अर्बन और रूरल में कितने सारे डिवाइड हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। इसी जो डिवाइड है, यही जो गैप है अर्बन और रूरल में, यहाँ पे हमें भरने की जरूरत है। केन्या जैसी कंट्री जब कर सकती है तो हमें भी करने की जरूरत है। हमें डिजिटल इंडिया अगर इस प्रकार से बनाना है तो ये थी सारी डिटेलिंग जो आपको इन्फॉर्म करना था। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पे इशू निकल के आ रहा है। तो न्यूज और फैक्ट्स कुछ निकला हुआ है
ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन, याद रखिएगा, इन्हीं ने ही चैट जीपीटी का निर्माण किया है। तो ये चीजें हैं, यही कंपनी ओपन एआई जो कंपनी है इसके सीईओ कौन है, ये भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है, तो ये जो री इंट्रोड्यूस करने की बात करी जा रही है, क्या यहाँ पे वर्ल्ड कॉइन क्या है, तो यहाँ पे आपका जो क्रिप्टो करेंसी है उसी के आधार पे भी वर्ल्ड कॉइन बनेगा। एक आईडी दी जाएगी आपको, सिंपल मॉड्यूल पे बात करी जाए तो आपको एक आईडी प्रोवाइड करी जाएगी, आपका आइरिस यानी आंखों की जो पुतली होती हैं उनका स्कैन करा जाएगा, उसके हिसाब से आपको आईडी प्रोवाइड करी जाएगी, तब जाकर के उस आईडी पे यानी ग्लोबली आईडी ये कार्य करेगी, उसी के आधार पे ग्लोबल जो है आइडेंटिटी आपकी बन जाएगी और जो है आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो ये आप खरीद फरोख्त की भी बातें बोली जा रही हैं, इसी में आप कर सकते हैं। एक बार आप अगर इसके अंतर्गत आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, एक बार आप आईडी अपनी आइरिस को, आंखों की जो पुतलियां हैं उसको स्कैन करा लिए, तो इस प्रकार की चीजें निकल के आ रही हैं। वर्ल्ड कॉइन सिस्टम कौन ला रहा है, याद रखिएगा सैम अल्टमैन, ओपन एआई सीईओ। चैट जीपीटी पॉपुलैरिटी इस प्रकार के इस्तेमाल अब हो रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अब बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन नेवी ड्रोनियर यहाँ पे मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और इंडियन एयरफोर्स C-130 यहाँ पे कहाँ विजिट किए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के कोकोज आइलैंड पे। याद रखिएगा ये कोकोज आइलैंड है, कई प्रकार के कोको आइलैंड और कोकोज आइलैंड दोनों में अंतर होता है और इसको कीलिंग आइलैंड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे इंडियन ओशियन में ये लोग पहुंचे हैं जो कि इंडोनेशिया के आसपास मैरीटाइम स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम लोकेशंस पे पहुंच चुके हैं। अच्छा, यहाँ तक पहुंचे हैं तो इसकी लोकेशंस की हम डिटेलिंग को भी देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ पे है, तो अगर बात करी जाए इसकी लोकेशंस की तो ये कोकोज आइलैंड जिसको कीलिंग आइलैंड भी आ जाता है। देखिए बैकग्राउंड डिटेलिंग तो मैं दे रहा हूँ लेकिन ये मत भूलिएगा कोकोज को कीलिंग भी बोला जाता है। तो ये एक ऑस्ट्रेलियन एक्सटर्नल टेरिटरी इंडियन ओशियन में ये जगह है, याद रखिएगा। और ये आर्चिपेलागो यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के मिड में यहाँ पे आ जाता है। इंडोनेशिया आइलैंड सुमेत्रा के रिलेटिव क्लोज भी ये चीजें होती हैं। यहाँ पे कितने सारे एटॉल हैं, एटॉल क्या होते हैं, छोटे छोटे आइलैंड यहाँ पे गोल गोल, इसको एटॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या चीजें हैं, तो 27 कोरल आइलैंड भी यहाँ पे मिले हैं। तो इसके जो कि दो इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, वेस्ट आइलैंड और होम आइलैंड, यही जो हैं इनहेबिटेड हैं, याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट हैं। 600 पीपुल यहाँ पे कोको माले में, यहाँ पे सुन्नी जो इस्लाम कल्चर है, यहाँ पे उस डायलेक्ट को, उस भाषा को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो आइलैंड है डिस्कवर किया गया था 609 एडी में, वो भी ब्रिटिश सी कैप्टन विलियम कीलिंग, इन्हीं के आधार पे इसका नाम कीलिंग आइलैंड भी पड़ा था। अब देखिए ये कहाँ पे है, तो नॉर्थ कीलिंग आइलैंड यहाँ पे है। इंडियन ओशियन ये आपका रहा, याद रखिएगा। दूसरी चीजें, ये साउथ कीलिंग आइलैंड, वेस्ट आइलैंड जो अभी बात कर रहा था, होम आइलैंड, साउथ आइलैंड, ये डायरेक्शन आइलैंड, हार्सबर्ग आइलैंड, ये सारे आइलैंड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अपनी जो नेवी हैं वो यहाँ पे पहुंची हैं, इस होम आइलैंड वेस्ट आइलैंड पे यहाँ पे पहुंचे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका लोकेशंस ब्रॉड में देखा जाए तो कहाँ पे, तो ये आपका कीलिंग आइलैंड है, याद रखिएगा, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गई और ये आपका श्रीलंका हो गया, ये आपका इंडोनेशिया हो गया। तो इसके लोकेशंस के बीच में इंडियन ओशियन में ये रीजन पड़ता है। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। कुछ न्यूज और फैक्ट्स बचे हैं उसको देखेंगे। तो इसरो यहाँ पे सक्सेसफुली लॉन्च किया है PSLV C56 जो कि क्या कैरी कर रहा है, तो यहाँ पे सिंगापुर की DSSR, इसको मैं कवर कर चुका हूं लेकिन पुनः ये न्यूज में आ गई है, इसलिए पुनः मैं कवर कर दे रहा हूं। तो ये वेलोक्स AM जो कि 23 kg का टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन माइक्रो सैटेलाइट है। ये चीजें होगी। आर्केड का नाम क्या है, एटमॉस्फेरिक कपलिंग डायनेमिक एक्सप्लोरर, स्कूप सेकेंड और नूलियन, ये ORB सेकेंड स्ट्राइडर, ये सब नैनो सैटेलाइट, गैलेसिया 3U नैनो सैटेलाइट, ये जो है आपको इसरो जो है भेज रहा है। ये किसका है, तो याद रखिएगा सिंगापुर का ये सारा सैटेलाइट है और ये इंटरनेशनल कोलाबोरेशन से ये चीजें डेवलप भी करी गई हैं। ऐसा नहीं है केवल सिंगापुर ही इसको डेवलप किया है, सिंगापुर की चीजें हैं, भेज रहे हैं कौन, इसरो यानी इंडिया भेज रहा है।
अफ्रीकन लीडर यहाँ पे रसिया समिट से भाग गए हैं, यानी उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि जो ग्रेन डील है ना वो हुई नहीं। आपको बता दें यूक्रेन और रसिया की जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से बहुत सारी इश्यू निकल के आ रही है। यहाँ पे बहुत सारी इश्यू निकल के आई है और वो चीज़ें डील नहीं हो पाई कि किस प्रकार से ग्रेन जो अफ्रीकन नेशन है वहाँ पे पहुँचाया जाएगा। फिर भी यहाँ पे क्या बातें बोल रहा है यहाँ पे रसिया कि हम कोई नहीं 25,000 से 50,000 टन ऑफ द ग्रेन हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे 6 अफ्रीकन नेशंस को। इनमें से कौन कौन? तो यहाँ पे बुर्किनो फासो, जिम्बाब्वे, माली, सोमालिया, इरिट्रिया और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इन कंट्री को ये बोल रहा है कि हम प्रोवाइड करेंगे, जबकि डील फिर भी हो नहीं पाई है। अब यहाँ पे टोटल ब्रेकडाउन ऑफ द लॉ इन ऑर्डर इन मणिपुर। इंडिया टीम, जो भारत की इंडिया टीम अभी बनी है, अपोजिशन पार्टी ने ये जो बनाया है इसको याद रखिएगा, इंडिया टीम। तो ये टीम यहाँ पे सीधे सीधे पहुंची है मणिपुर और सीधे बोल रहा है ये कहीं ना कहीं मणिपुर में ब्रेक डाउन है। यहाँ पे एक्शंस लेने की जरूरत है। यहाँ पे एक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा बोला जा रहा है कि नहीं लिया गया। अगर गवर्नमेंट फर्स्ट डे से यहाँ पे एक्शन लेता तो इस प्रकार के सिचुएशंस वहाँ पे क्रिएट नहीं होते। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करा दी गई है कि इस प्रकार के इश्यू निकल के आ रहे हैं। काफ़ी वहाँ पे एथनिक वायलेंसेस भी हुई हैं, कई प्रकार के वहाँ पे शर्मनाक घटनाएं हैं जिसको मैं यहाँ पे बता नहीं सकता। इस प्रकार की चीज़ें भी वहाँ पे चली हैं, क्या क्या बताऊँ। लेकिन जो अपना मणिपुर है वो कहीं ना कहीं उसको यहाँ पे टैकल करने की ज़रूरत है। मणिपुर में एडमिनिस्ट्रेशंस को सही करने की ज़रूरत है। वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको एक्शन लेने की ज़रूरत है। यूनियन गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। सोशल एक्टिविस्ट को यहाँ पे कार्य करने की ज़रूरत है। सारी की सारी आपको डिटेलिंग यहाँ पे दे दी गई है। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सनशाइन डे यहाँ पे क्या है तो आप देख सकते हैं, माइग्रेंट फैमिली है एक, यहाँ पे वो लेक से क्या निकाल रही है। तो यहाँ पे एक कारा रिवर है, यहाँ पे पलक्कड़ जहाँ पे, तो यहाँ पे केरला में ये पड़ता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये फिशिंग कर रहे हैं, याद रखिएगा, माइग्रेंट वर्कर है। ट्विटर जो है अपना लोगो बदलता हुआ नजर आ रहा है, तो ट्विटर का लोगो अब एक्स से शुरू होगा। यहाँ पे बहुत समय से इनको कैनिये इनका नाम है, याद रखिएगा। ये इनकी जो आईडी थी ना वो अभी डिसमेंटल कर दी गई थी, अभी यूज में नहीं ला पा रही थी, तो अब इनके आईडी को भी ओपन कर दिया गया। केन वेस्ट इनका नाम है, एक प्रकार से रैपर हैं, सिंगर हैं, याद रखिएगा। दूसरी क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं तो यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो कंट्री है यहाँ पे वोट कर रही है नई कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने के लिए, इसमें रिफॉर्म लाने की बातें बोली जा रही हैं। तो यहाँ के लीडर हैं जो टोडेरा, ये तीसरे टर्म के ऊपर आंख रखे हुए हैं, यानी तीसरी बार इलेक्ट करके हमें लाइए, हम रिफॉर्म करेंगे, सीधे सीधे यही बातें बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट फॉस्टिन अर्चिगा टोडेरा यहाँ पे तीसरे टर्म के लिए क्या बातें बोले जा रहे हैं कि हम आएंगे गवर्नमेंट में तो रिफॉर्म लेकर के आएंगे, वो भी कॉन्स्टिट्यूशंस में। नाइजीरिया में बहुत सारे मिलिट्री यहाँ पे इश्यूज निकल के आए हैं। यहाँ पे मिलिट्री रूल कहीं ना लग जाए। यहाँ पे मिलिट्री रूल का क्या मतलब होता है, तो मिलिट्री और लीडर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट निकल के आई है नाइजीरिया में। तो यहाँ पे जुंता जो कॉप है, कॉप क्या है, जो सपोर्टर है, जुंता यानी मिलिट्री, याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं फ्रेंच एम्बेसी में तोड़फाड़ करती हुई नजर आ रही है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे बांग्लादेश का बहुत ही बुरा सिचुएशन है। किस चीज़ को लेके, तो डेंगू को लेके। देखिए यहाँ पे डेंगू बहुत तीव्र गति से फैलता हुआ नजर आ रहा है। गवर्नमेंट को यहाँ पे एक्शन करने की ज़रूरत है। डेंगू, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, डेंगू किस मच्छर के काटने से, मॉस्किटो के काटने से होता है? क्वेश्चन जरूर लिखें। अब देखेंगे जो बैकग्राउंड डिटेलिंग थी आपको कोकोज आइलैंड की वो दे दी गई है, लेकिन कोकोज आइलैंड से बहुत सारे आइलैंड रिलेट करके देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पे कोकोज आइलैंड ये है, वो कोकोज आइलैंड, ये जो कोकोज आइलैंड है यहाँ पे कीलिंग आइलैंड भी बोला जाएगा, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। अब ये कोको आइलैंड है, ये कहाँ पे है, तो ये कोस्टा रिका है, याद रखिएगा, कोस्टा रिका। तो ये कोकोज आइलैंड पैसिफिक ओशियन में है और ये किसके एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, कोस्टा रिका के एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। इसको डेजिग्नेट किया गया है कोस्टा रिकन नेशनल पार्क के रूप में। 1978 में ये चीजें हुई।
इसकी यूनिक इकोलॉजी के कारण इस आइलैंड को यहाँ पे क्या किया गया, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1997 में ऐड किया गया। 2002 में इसको एक्सटेंशंस भी दी जाती है और एक्सपेंड कर दी जाती है इसके मैरीड जोन एरिया को, यानी ये जो एरिया है इसको और इस एरिया को बढ़ा दिया जाता है कि ये सारी एरिया सेंसिटिव जोन में आ जाती है। यानी जो वर्ल्ड हेरिटेज की साइट है इसमें ऐड करने के बाद 2002 में इसको और एक्सटेंड कर दी जाती है। वहीं पे वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी होती है, यानी रामसार साइट में भी इसको ऐड कर दी जाती है। तो याद रखिएगा ये कोस्टा रिका में है, याद रखिएगा कोकोज आइलैंड। अब नेक्स्ट जो कोको आइलैंड निकल के आता है, अच्छा ये कोकोज आइलैंड है, ये कोकोज और कीलिंग आइलैंड है और ये कोको आइलैंड है। तो कोको आइलैंड की जब बात करें तो वो इंडिया और म्यांमार के बीच में आता है। ये चीजें याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं। ये पार्ट किसके हैं, तो यांगान रीजन म्यांमार के रीजन है। ये देखिए कोको आइलैंड जब यस लग जाए तो ये दूसरे आइलैंड होंगे, जब कीलिंग आइलैंड का नाम ले तो दूसरे आइलैंड हो गए। तीनों आइलैंड को मैं डिटेलिंग में यहाँ पे दिया हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शंस में हमें बोल सकते हैं, आपको बता दूं, यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कोई चीज़ें। तो यहाँ पे 417 किलोमीटर के आसपास की यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं कि साउथ सिटी ऑफ यांगोन से ये लगती है। कोको आइलैंड ये ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 5 आइलैंड यहाँ पे निकलते हैं, जो कि 4 जो हैं ग्रेट कोको रीफ में ही मिलते हैं। लिटिल कोको रीफ एक जो आइलैंड है लिटिल कोको रीफ के नाम से जाने जाती है। इस आइलैंड के नॉर्थ में अगर बात करी जाए तो प्रीपेरिस आइलैंड है, जो कि म्यांमार का हिस्सा है, याद रखिएगा ये म्यांमार से बिलोंग करते हैं। जबकि इस कोको आइलैंड के दक्षिण में अगर बात करी जाए साउथ में, तो यहाँ पे क्या होता है, तो लैंडफॉल एक आइलैंड है जो इंडिया से बिलोंग करता है। अब देखी जाए, पहले वो चीजें क्लियर कर दिया जाए। तो ये है आपका कहाँ पे, म्यांमार, आपका म्यांमार ये रहा, और म्यांमार जो कंट्री है वो दिख रहा होगा, कोको आइलैंड यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। ये जो छोटे छोटे आइलैंड हैं, ये छोटे छोटे ये प्रीपेरिस आइलैंड है, और ये जो लैंडफॉल आइलैंड है जो इंडिया से बिलोंग करता है। तो आशा करते हैं पिक्चर से चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइलैंड जो है इंडियन ओशियन के पोसेशंस में थी, यानी भारत के अंतर्गत ये चीजें आती थी जब प्राचीन समय की अगर बात करी जाए, जब बर्मा और साउथ ईस्ट एशिया यानी भारत से बर्मा से व्यापार हो रहा था, तो इंडिया के पोसेशंस में था, इंडिया के अंतर्गत ये चीजें आती थी। वहीं पे 16वीं शताब्दी की बात करी जाए तो जो पोर्तुगीज सेलर हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे गए और कोको आइलैंड पे ये कार्य किए, और जिसके कारण यहाँ पे कोको आइलैंड इनका नाम भी पड़ गया। दूसरी चीजें क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अपने अंतर्गत 18वीं शताब्दी में इसको ले लेती है, ब्रिटिश राज के अंतर्गत आ जाता है। जापान की बात करी जाए तो 1942 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसको कैप्चर कर लेता है। जियोग्राफिकली अगर देखा जाए तो ये जो पार्ट है किसका, तो अंडमान निकोबार आइलैंड आर्चिपिलागो का। अब देखिए ज्योग्राफिकली पार्ट है, लेकिन हम लोगों का पॉलिटिकली पार्ट नहीं है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। अब ये मोस्ट ऑफ विच बिलोंग टू इंडिया, तो ये इंडिया से बिलोंग करता था, लेकिन ये सेपरेटेड हैं लैंडफॉल आइलैंड से, याद रखिएगा ये सेपरेट हो चुके हैं लैंडफॉल आइलैंड से। नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड इंडियन पार्ट ऑफ द आर्चिपिलागो, और 20 किलोमीटर है कोको चैनल। तो कोको चैनल भी है यहाँ पे, याद रखिएगा ये कोको चैनल है, निकल के आ जाएगी यहाँ पे कोको चैनल। और ये सारी डिटेलिंग जो आपको बताया, आशा करते हैं सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो भी 3 आइलैंड कोको के नाम पे यहाँ पे मैं दिया, वो सारी बैकग्राउंड डिटेलिंग क्लियर हो गई होंगी। चलिए जल्दी से एक रिवर को कवर करना है हम लोगों को, उसको कवर कर लेते हैं। साबरमती रिवर एक इंपॉर्टेंट रिवर है, जो मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर इंडिया में जानी जाती है, यानी पश्चिम की तरफ बहती हुई नजर आती है। कहाँ से निकलती है, तो अरावली रेंज से निकलती है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से निकल के आती है। कहाँ पे जाके मिलती है, तो गल्फ ऑफ खाम्बात में अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती है। 371 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, तो राजस्थान एंड गुजरात एरिया को कवर करती है। वहीं पे इसकी लेफ्ट सहायक नदी की बात करी जाए तो वकाल रिवर, हरनौ रिवर, हथमती रिवर और वात्रक रिवर आती है। राइट ट्रिब्यूटरी की बात करी जाए तो सी रिवर, और कौन सा डैम इस पे रिवर पे बना है, तो धरोई डैम इसके ऊपर बना है। थोड़ा सा इसके रिवर की फ्लोइंग सिस्टम को अगर देखा जाए तो आपको मैप के सहारे ये चीजें दिख रही होंगी, किस प्रकार से ये नदी निकल के आ रही है और जाकर के मिल जा रही है गल्फ ऑफ खाम्बात में।
लास्ट जो ग्लोसरी मैं देता हूं हर बार की तरह वो की इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे पेट्रीचोर का क्या मतलब होता है, पृथ्वी संबंधी गंध, यानी जब बारिश होती है तो उस प्रकार की भींगी भींगी जो खुशबू आती है उसी को पेट्रीचोर बोलते हैं। मेलीफ्लुअस का क्या मतलब होता है, तो मधु स्वर, ऐसे स्वर जो बहुत ही स्वीट मेलोडी होते हैं उसको मेलीफ्लुअस बोलते हैं, याद रखिएगा। लिमरेंस का क्या मतलब होता है, तो प्रेम भाव, इसका क्या मतलब होता है, जब आपको कभी भी किसी से प्रेम वाली भावनाओं को शेयर किया जाए उसको हम लिमरेंस बोल सकते हैं। डिफेंस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, तो कोई चीज खिड़की से बाहर फेंक देना, उसको डिफेंस्ट्रेशन बोला जाता है। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो भी आपको यहाँ पे डिटेलिंग दिया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें इस चैनल की सारी जो भी वीडियोज़ यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है उसकी PDF भी आपको मैं दे देता हूँ। आप जा करके आसानी से लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम का वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। जय हिंद, जय भारत।